हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का जीएस आइलैंड में। हम चौथा चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें हमने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ लिया था जो कि वेगनर ने दिया है 1912 में। अब आगे हमारा जो सिद्धांत है वह है संवहन धारा सिद्धांत, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, जिसको 1930 में आर्थर होम्स ने दिया। और इन्होंने बताया कि जो हमारा मेंटल भाग है पृथ्वी का मेंटल, उसमें संवहन धाराएं चलती रहती हैं। क्योंकि यहाँ पर जो गर्म मैग्मा है वह ऊपर उठता है फिर नीचे आता है, जिस वजह से क्या होता है, एक करंट बन जाता है, धारा। जैसे यहाँ पर इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये पूरा मेंटल भाग है, ये वाला। और इसमें जो मैग्मा है, जो हमारा दुर्बलता मंडल वाला क्षेत्र है, वहाँ से मैग्मा क्या होता है, गर्म मैग्मा ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है। और यही मैग्मा, यही जो संवहन धारा है, वही क्या करती हैं, प्लेटों का मूवमेंट करवाती हैं। जैसे यहाँ से मैग्मा आया, इस साइड गया, इस साइड गया, तो बीच में क्या करेगा, इन प्लेटों को दूर दूर कर देगा। और जैसे यहाँ पर इधर से मैग्मा आ रहा है, इधर से आ रहा है, तो बीच में क्या होगा, प्लेटें टकराएंगी। वेगनर सही से नहीं बता पाए थे कि कौन से बल हैं जो स्थलमंडल को गति करा रहे हैं। ये जो आर्थर होम्स थे, इन्होंने उन बलों को बताने का प्रयास किया जिनकी वजह से स्थलमंडल है वह मूवमेंट कर रहा है, स्थलमंडल चल रहा है। और जो मैग्मा है वह गर्म क्यों हो रहा है, इसके लिए इन्होंने बताया कि जो पृथ्वी के अंदर रेडियो एक्टिव तत्व हैं, रेडियो धर्मी पदार्थ हैं, रेडियो धर्मी तत्व, उनसे जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसी से ये संवहन धारा उत्पन्न होती हैं। इसमें याद ये रखना है कि ये किसने दिया, कब दिया और इसमें क्या होता है। आगे देखते हैं, और इस डायग्राम से भी आपने समझ लिया। आगे हमारा महासागरीय अर्धस्थल यानी सी फ्लोर, यानी जो महासागर की तली है, उसकी बनावट यानी वह कैसी दिखती है। तो पहले ये समझा जाता था कि जो तली है वह सपाट होगी, मैदान जैसी। लेकिन जब शोध हुए तब ये पता चला कि उसमें भी उच्चावच पाए जाते हैं। उच्चावच मतलब जो पृथ्वी पर ऊंचाई नीचाई होती है, उसी को उच्चावच बोला जाता है। और जो उच्चावच है ना, उनको हम 3 श्रेणियों में बांटते हैं, यानी कि प्रथम श्रेणी के उच्चावच, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच और तृतीय श्रेणी के उच्चावच। तो जो पहली श्रेणी के उच्चावच होते हैं उसमें बड़े उच्चावच आते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा ऊंचाई नीचाई का अंतर होता है। तो इसमें आते हैं महाद्वीप और महासागर। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में आते हैं पर्वत, पठार, मैदान। और जो तीसरे श्रेणी के उच्चावच है उसमें छोटी स्थलाकृतियां आती हैं, जैसे डेल्टा, नदी घाटी, द्वीप, ये सब तृतीय श्रेणी में आते हैं। तो जब शोध हुई तब पता चला कि जो महासागर की तली है उसमें भी उच्चावच पाए जाते हैं। जैसे अगर मैं इसको स्थलमंडल मान लूँ पूरा, और ये अगर हमारा महासागर है, तो ये जो है ना, ये यहाँ से यहाँ तक, ये है पूरी महासागरीय तली। तो इसको ना 3 भागों में बांटा जाता है उच्चावच के आधार पर। पहला तो होता है हमारा महाद्वीपीय सीमा, ये जो हिस्सा होता है उसे बोलते हैं महाद्वीपीय सीमा।
जहाँ पे क्या होता है, महाद्वीप खत्म हो रहे होते हैं और महासागर शुरू हो रहे होते हैं। वो हो गई है महाद्वीपीय सीमा। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं अंदर, वो हम बाद में पढ़ेंगे जब महासागर पढ़ेंगे तब। और जो दूसरा होता है उसमें आता है हमारा मैदान। ये हो गया दूसरा वाला। पहला महाद्वीपीय सीमा, दूसरा मैदान, और मैदान ना बोल के इसको वितलीय मैदान बोलते हैं। तो दूसरा हो गया वितलीय मैदान। और जो तीसरा होता है इसमें कोई कटक, तीसरा मध्य महासागरीय कटक। इन 3 भागों में बांटते हैं उच्चावच के आधार पर। अब इस तली के बारे में कुछ बातें हैं जो नोट करेंगे। पहली बात है, जो मध्य महासागरीय कटक है उसके साथ साथ क्या होता है, ज्वालामुखी क्रिया होती रहती है, यानी लावा बाहर निकलता रहता है, लगातार होती रहती है। और इससे क्या होता है, लावा बाहर आता है। जब तली में लावा बाहर आएगा तो उससे क्या होगा, जो तली है नई तली बनती रहेगी, नई तली बनती रहेगी। दूसरी बात नोट करेंगे, जो मध्य महासागरीय कटक है उसके दोनों ओर की जो समान दूरी की चट्टानें हैं उनका आयु, संरचना, संगठन और चुंबकीय गुण समान है। जैसे ये कोई कटक है, इसके दोनों ओर की चट्टान यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से दोनों समान दूरी पर, तो इन दोनों के गुण समान मिलेंगे, गुण, आयु, संरचना सब कुछ समान मिलेगा। तीसरी चीज जो नोट करेंगे वह है, जो महासागरीय परपटी है उसकी आयु महाद्वीपीय परपटी से कम है। क्योंकि क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर लगातार लावा निकलता रहता है बाहर, क्योंकि लावा निकलता रहता है। जैसे ये कोई कटक है, इससे जब लावा निकलता रहेगा, यहाँ ज्वालामुखी विस्फोट होता रहेगा, तब लगातार नई जो तली है वह बनती रहेगी। और महासागरीय परपटी क्या होता है, जब हम भू परपटी पढ़ रहे थे तब हमने उसको 2 भागों में बांटा था। एक तो हमारी महाद्वीपीय भू परपटी थी, एक महासागरीय परपटी थी। और इनमें से कौन सी ज़्यादा गहरी होती है वह आप कमेंट में बताएंगे। तो ये था तीसरा। और जो चौथा बात है वह नोट करेंगे, जहाँ पर जो प्लेटें टकराती हैं वहाँ पर भूकंप के उद्गम केंद्र गहराई पर हैं, और जहाँ पर दूर जाती हैं वहाँ कम गहराई पर हैं। कौन उद्गम केंद्र, क्या होता है, थोड़ा यहाँ पर समझाते हैं। जैसे ये प्लेट्स हैं, एक ये प्लेट, एक ये प्लेट, 2 कंडीशन लेके चलेंगे, एक तो महाद्वीप पर, एक महासागर पर।
अब महाद्वीप पर क्या होता है, मान लेते हैं ये प्लेटें दोनों एक दूसरे की ओर आ रही हैं। अब महाद्वीप पर क्या होगा, यहाँ पर पर्वत बन जाएगा, कोई कटक टकराएगा तो यहाँ पर जो बीच में मलबा होगा महाद्वीप पर वह ऊपर उठ जाएगा, जिस वजह से क्या होगा, पर्वत बनेगा। लेकिन महासागर में उसका जस्ट उल्टा होता है। अगर ये प्लेट दोनों एक दूसरे की ओर आ रही हैं, जब ये टकराएंगी, जब एक दूसरे के पास आएंगी, तब क्या होगा, एक प्लेट एक दूसरे के अंदर चली जाएगी, जिस वजह से क्या होगा, यहाँ पर गर्त बन जाएगा, गर्त या खाई। जैसे डायग्राम में दिखाता हूँ उसमें, जैसे यहाँ पर देखो, ये दोनों प्लेटें, ये महासागरीय तली है, अभी ये महासागरीय तली है। अब इसमें क्या हो रहा है, ये प्लेट इसकी ओर आ रही है, इसकी ओर आ रही है, तो क्या हो रहा है, ऊपर नहीं उठ रहा कुछ, नीचे चली जा रही है प्लेट एक दूसरे, तो यहाँ पर ये गर्त बन जा रहा है, ट्रेंच। बात समझ आ रही है। अब इसका उल्टा लेते हैं कि अगर एक ये प्लेट एक ये दोनों दूर जाएं, अब अगर महाद्वीप पर ऐसा होगा तब क्या होगा, यहाँ पर एक खाई बन जाएगी, गर्त घाटी बन जाएगी, भ्रंश घाटी, आगे बताऊंगा इसके बारे में। अगर ये दोनों महासागर में हो रही हैं, दूर जाएंगी, तब क्या होगा, यहाँ से लावा बाहर आएगा और यहाँ पर क्या बनेगा, कोई कटक बनेगी। समझ गए होंगे आप। तो जहाँ पर प्लेटें टकरा रही हैं, जैसे यहाँ पर प्लेटें टकरा रही हैं, तब यहाँ पर क्या होगा, ट्रेंच बन जाएंगे, खाई बन जाएगी, जिस वजह से जो भूकंप के उद्गम केंद्र है वह नीचे चले जाएंगे, गहराई में चले जाएंगे। और जहाँ पर दूर जा रही हैं, वहाँ पर क्या होगा, लावा बाहर आएगा, ज्वालामुखी क्रिया होगी, तो जो भूकंप के उद्गम केंद्र है वो निकट आ जाएंगे भूपरपटी के। आगे चलते हैं। अब सागरीय अधस्थल विस्तार सिद्धांत, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, इसको 1961 में हेस ने दिया था। जो हमने पीछे पढ़े, इन्हीं के आधार पर इन्होंने बताया कि जो मध्य महासागरीय कटक है, और मध्य महासागरीय कटक क्या है, पहले बता चुका हूँ कि पूरे जो सागर हैं उनमें पर्वतों की एक श्रृंखला है। सागरों की तली में फैली हुई पूरे महासागरों में पर्वतों की एक श्रृंखला। तो इन्होंने क्या बताया इसमें कि जो मध्य महासागरीय कटक है उसके साथ क्या होता है, निरंतर ज्वालामुखी क्रिया होती है, जिस वजह से क्या होता है, जो सागरीय तली है या सागरीय परपटी है, उसमें क्या होता है, दरारें पड़ती हैं। दरारें, अब जब दरारें पड़ती हैं तो क्या होता है, इसके साथ लावा बाहर आता है, लावा बाहर आता है। और ये लावा क्या करता है, जो परपटी है, सागरीय परपटी में धक्का मारता है। धक्का किधर मारे, दोनों साइड, दोनों ओर परपटी में धक्का मारेगा। जैसे यहाँ पर कोई दरार पड़ी, अब उसके इस साइड की परपटी और इस साइड की परपटी, अब यहाँ से जब लावा निकलेगा बाहर तो दोनों साइड धक्का मारेगा, इस साइड, और क्या करेगा, जिस वजह से क्या होगा, नई परपटी बनेगी, नई परपटी बनेगी। कहाँ पर, यहाँ पर नई परपटी बनाएगा, यानी यहाँ पर दूर कर देगा इनको, और यहाँ पर जो जगह नई बनेगी खाली, उसमें जो लावा है भर जाएगा, जिस वजह से क्या होगा, नई परपटी बनेगी। अब जब नई परपटी बन रही है तब क्या हो रहा है, सागर का विस्तार हो रहा है। जो सागरीय तली है, सागरीय तली, उसमें क्या हो जाएगा, विस्तार, मतलब बढ़ता चला जाएगा। सागरीय जो तली है वह लगातार बढ़ती चली जाएगी। ऐसा सभी सागरों में हो रहा होगा, क्योंकि मध्य महासागरीय कटक सभी सागरों में है, तो ऐसा सभी सागरों में होगा, सभी सागरीय तली में होगा ऐसा। यानी कि जब किसी सागरीय तली में विस्तार हो रहा है और किसी सागर की तली में कमी नहीं आ रही, यानी कोई भी जो सागरीय तली है वह कम नहीं हो रही है। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि सब जो सागर हैं उनकी तली बढ़ रही हो लगातार। जैसे अगर कोई सागर की तली बढ़ रही है तो दूसरे सागर की तली कम होनी चाहिए, तभी तो ऐसा हो पाएगा, क्योंकि जो स्पेस है हमारे पास वह तो
निश्चित है ना, ऐसा तो है नहीं कि पृथ्वी बड़ी हो जा रही हो। तो इस आधार पर जो एस हैं, एस ने क्या बताया कि एक तरफ विस्तार होता है, एक तरफ विस्तार होता है और दूसरी तरफ उसका छेपड़ हो जाता है। छेपड़ मतलब वह प्लेट नीचे चली जाती है और गल जाती है। छेपड़ मतलब गल जाती है, दुर्बलता मंडल में जाकर गल जाती है। जैसे डायग्राम में देखो, ये रहा डायग्राम। अब जैसे ये प्लेट यहाँ से तो दूर दूर जा रही है, यहाँ से तो दूर दूर जा रही है, जिस वजह से क्या होगा, यहाँ से लावा बाहर आएगा, यहाँ पर नई भूप्रपट्टी बनेगी। लेकिन जब कहीं पर तो जाके टकराएगी, तो यहाँ पर जब टकराएगी तब नीचे चली जाएगी, और जिस वजह से क्या होगा, ये गल जाएगी यहाँ पर। तो यही क्रिया निरंतर चलती रहेगी। यहाँ पर इसका विस्तार होता रहेगा, इधर गलती रहेगी, इधर इधर। समझ गए होंगे अब आप। इसको पूरा याद कर लेना है ऐसा ही। अगला जो इम्पोर्टेंट है हमारा सिद्धांत, वह है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक्स, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको 1967 में 3 लोगों ने दिया है और उनके नाम हैं पार्कर, मैकेंजी और मॉर्गन। अब इनको याद कैसे करेंगे? तो इनको ऐसे याद करेंगे कि गोलू था, गोलू, ये रहा गोलू। इसने क्या किया, ये पार्क में खेलने गया, लेकिन क्या किया, लड़कों ने पकड़ के मुक्का मारा इसको। तो ऐसे याद कर लेंगे इसको, पार्क से पार्कर, मुक्का से मैकेंजी, मारा से मॉर्गन, खत्म हो गया। अब समझते हैं इस सिद्धांत को। तो इन तीनों लोगों ने मिलके अपने विचार दिए और तब बना प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। तो इसमें इन लोगों ने क्या बताया कि जो पृथ्वी का स्थल मंडल है ना, वह प्लेटों से मिलकर बना है। कौन मिलकर बना प्लेटों से? स्थल मंडल। जो पूरा महाद्वीपीय वाला क्षेत्र है वह प्लेटों से मिलकर बना है, और ये जो प्लेटें हैं वह दुर्बलता मंडल के स्टेनोस्फीयर पर तैरती रहती हैं। और इन्होंने बताया जो स्थल मंडल है ना, उसमें क्या क्या शामिल है। भूप्रपट्टी, हमारी पूरी भूप्रपट्टी ले लो, और क्या ले लो, ऊपरी मेंटल ले लो, साथ में उसका कुछ हिस्सा, ये बन जाता है स्थल मंडल। और इसकी गहराई बताई थी कि 10 से लेके 200 किलोमीटर तक है। जो महाद्वीप है उन पर, और इन्होंने बताई थी कि 5 से 100 है जो महासागर वाली, यानी महासागरीय तली पर देखेंगे तब उसकी गहराई हमें मिलेगी 5 से 100। अगर महाद्वीप से कोई अगर प्लेट महाद्वीपीय है तो उसकी जो गहराई है वह 10 से 200 किलोमीटर है। और इन्होंने बताया कि जो प्लेट है वह या तो महाद्वीपीय हो सकती है या वह महासागरीय हो सकती है। और ये इस बात पर निर्भर करेगी कि उस प्लेट का अधिकतम हिस्सा किससे बना हुआ है, यानी महाद्वीप। अगर उस प्लेट का अधिकतम हिस्सा महाद्वीप है तो महाद्वीपीय प्लेट, ये डिपेंड करेगा अधिकतम हिस्से पर। ठीक है, यानी कि अगर प्लेट पर महाद्वीप अधिक क्षेत्रफल में है तब वह महाद्वीपीय प्लेट हो जाएगी। अगर उस प्लेट पर महासागर अधिक क्षेत्रफल पर है तब महासागरीय प्लेट हो जाएगी। और इन्होंने बताया कि जो प्लेट हैं वह बड़ी प्लेटें हैं, कुछ 7 बड़ी प्लेट वो हैं 7, और कुछ छोटी प्लेट हैं। अब देखते हैं वो प्लेट कौन सी हैं। यहाँ पर देखते हैं थोड़ा इमेज में, देखते हैं इसको बाद में, पहले यहाँ देख लो बड़ी बड़ी प्लेटें कौन सी हैं। तो ये क्या, अंटार्कटिका प्लेट, देखो इसमें
ये रही अंटार्कटिका प्लेट पूरी, यहाँ से जाके पूरी अंटार्कटिका प्लेट नंबर 1। दूसरी है उत्तरी अमेरिका प्लेट। उत्तरी अमेरिका प्लेट देखो कहाँ पर है, ये देखो यहाँ पर, ये है उत्तरी अमेरिका प्लेट। इसको 2 नंबर डाल दिया मैंने। अब जो उत्तरी अमेरिका प्लेट है उसमें क्या है, पूरा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, उसके साथ साथ जो पश्चिमी अटलांटिक महासागर है वह भी शामिल है। जो पश्चिमी अटलांटिक महासागर है वह भी शामिल है इसमें। उसके बाद दक्षिण अमेरिका प्लेट, नीचे आ जाओ, ये रही दक्षिण अमेरिका प्लेट, इसको मैंने 3 नंबर डाल दिया। और देखो प्रशांत महासागरीय प्लेट, ये रही पूरी प्रशांत महासागरीय प्लेट। ये इधर से पूरी ये प्रशांत महासागरीय प्लेट, इसको मैंने 4 नंबर डाल दिया। 4 इधर, 4 इधर। ये ऊपर उत्तरी अमेरिकी प्लेट है। आगे आ जाओ, ये भी होगी 4। 5 देखो कौन है, अफ्रीका प्लेट। अफ्रीका प्लेट आ जाओ, ये रही अफ्रीकन प्लेट। 5 चल दिए। इसमें क्या है, अफ्रीका पूरा महाद्वीप शामिल है, उसके साथ साथ ही जो हमारा पूर्वी अटलांटिक महासागर है वह भी शामिल है, और साथ ही साथ हिंद महासागर का कुछ हिस्सा शामिल है इसमें। और आ जाओ यूरेशिया प्लेट। इसमें क्या है, यूरोप पूरा और एशिया, ये हो गई यूरेशिया प्लेट। और एक बची है हमारी ये वाली इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जिसमें भारतीय हिस्सा, ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा और न्यूजीलैंड का भी हिस्सा इसी में आता है। ये हो गई हमारी 7वीं प्लेट। ये है 7 बड़ी बड़ी प्लेटें, इनको याद रखना है। और कुछ छोटी छोटी प्लेट हैं, उनको भी देखते हैं। यह सबसे पहली है ये कोकोस प्लेट, इसको ये नंबर डाल दिया मैंने। कोकोस प्लेट कहाँ है, जो मध्य अमेरिका है ना, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका, उनके बीच में जो जगह है, उनके बीच में वह है कोकोस प्लेट। और इसके जस्ट नीचे हमारी ये नजका प्लेट, तो ये बी नंबर, जो कि दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में स्थित है। और देखते हैं छोटी प्लेट, अरेबियन प्लेट। अरेबियन प्लेट है यहाँ पे, जो अरब प्रायद्वीप वाला क्षेत्र है वहाँ पर है अरेबियन प्लेट, अरेबियन। और देखते हैं फिलीपीन प्लेट। फिलीपीन प्लेट है यहाँ पर, जो कि यूरेशिया प्लेट के दक्षिण पूर्व की ओर है, और जो इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट है उसके उत्तर में है। कौन सी, फिलीपीन प्लेट, ये डी नंबर डाल दिया मैंने। और आगे आ जाओ कैरोलिन प्लेट। तो जो कैरोलिन प्लेट है ना, वह इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है उसके ऊपर स्थित है, उत्तर में। यहाँ पर है हमारी कैरोलिन प्लेट। इसको भी नोट करेंगे। आगे आ जाओ, छठी है हमारी फ्यूजी प्लेट। तो हमारी जो फ्यूजी प्लेट है वो भी यहीं कहीं पर स्थित है, फ्यूजी। ये हो गई हमारी फ्यूजी प्लेट, जो कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व की ओर है। ये फ्यूजी हो गई। और उसके बाद है स्कोशिया प्लेट। स्कोशिया प्लेट जो कि यहाँ पर है, ये रही स्कोशिया प्लेट, जो कि साउथ अमेरिका के दक्षिण में है। साउथ अमेरिकी जो प्लेट है उसके दक्षिण में। एक प्लेट हमारी और बची है जुगांदे फूका प्लेट, जो कि नॉर्थ अमेरिका की जो प्लेट है उसके पश्चिम में छोटी सी प्लेट है। इसको मैं एच नाम दे देते हैं। ये हमारी हो गई सब छोटी बड़ी प्लेट। तो आपको बड़ी प्लेट सब याद रखनी है, और जो छोटी इंपॉर्टेंट है वह है कोकोस, एक तो नजका और अरेबियन और फिलीपींस। ये इंपॉर्टेंट प्लेट्स हैं जो आपको एकदम याद रखनी है। आगे आ जाते हैं, ये सब हमने देख ली है, जुगांदे फूका भी देख ली है। अब देखते हैं प्लेट सीमा, ये पहले भी देखी थी लेकिन इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। तो पहली हमारी जो प्लेट सीमा है भाई अपसारी है रचनात्मक प्लेट सीमा। इसमें क्या होता है, दोनों प्लेटें दूर दूर जाती हैं, दोनों प्लेट दूर दूर जाती हैं, और जिस क्षेत्र से दूर जाती हैं उसे क्या बोलते हैं, प्रसारी क्षेत्र बोलते हैं। और मैंने बताया था कि कैसे महाद्वीप और महासागर में
जब प्लेटें टूट जाती हैं तब उनसे क्या होता है। महाद्वीप और महासागर। महासागर में क्या होता है, कटक बनती है। भाई महाद्वीप में क्या होता है, भ्रंश बनते हैं, दरार पड़ती है और नीचे भ्रंश घाटी बन जाती है। जैसे यहाँ पर देखो इस डायग्राम में, जैसे यहाँ पर क्या हुआ, दरार पड़ी और ये नीचे खिसक गया, जिस वजह से क्या होगा, जो नीचे हिस्सा खिसका हुआ है इसको रिफ्ट वैली बोला जाएगा, भ्रंश घाटी। और जो ऊपर खड़े हुए भाग रह जाते हैं उनको ब्लॉक पर्वत बोला जाता है। इसको भ्रंशोत्त पर्वत भी बोलते हैं। कोस्ट माउंटेन। और जो भ्रंश घाटी बनी है इसको ग्रेवेन भी बोलते हैं, रिफ्ट वैली। तो ये दोनों में देख लिया कि महासागर में क्या होगा, कटक बनेगी और महाद्वीप में भ्रंश बनेंगे। और ऊपर जो हिस्सा रह जाएगा, जैसे कुछ भी हो सकता है ये दोनों नीचे चले जाते, एक ऊपर रह जाता, तब वो ब्लॉक माउंटेन या भ्रंशोत्त पर्वत बन जाता। नीचे जो खिसके हुए हिस्से हैं वह भ्रंश घाटी बन जाते। अगली हमारी जो सीमा है वह है अपसरण सीमा या विनाशी सीमा। इसमें क्या होता है, आमने सामने आएंगी प्लेटें, नहीं टकराएंगी और वह स्थान जहाँ पर अपसरण होता है, यहीं टकराती हैं, जहाँ पर टक्कर होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं परिवेष्टन क्षेत्र। सबडक्शन जोन। ऊपर हमने देखा था डायग्राम में कि महासागर में क्या होता है, ये प्लेट इसके नीचे चली जाती है मुड़ के और यहाँ पर जाके नीचे गल जाती है जो दुर्बलता मंडल है उसमें, और यहाँ पर एक गर्त बन जाता है, ट्रेंच। और महाद्वीप में क्या होता है, दोनों प्लेटें जब आमने सामने आती हैं तो यहाँ जितना भी मलबा होता है उसको ऊपर उठा देती हैं, जिस वजह से क्या होता है, बलित पर्वत बनते हैं हमारे, जैसे कि हिमालय बना हुआ है। अभी आगे आएगा ये। और जो हमारी अवसरण प्लेट सीमा है उसको हम 3 भागों में बांटते हैं, इस आधार पर कि किन के बीच में अवसरण हो रहा है। जैसे अगर महाद्वीप और महाद्वीप के बीच हो रहा है तब उसको बोलते हैं महाद्वीपीय। एक तो पहली होगी महाद्वीपों में टक्कर हो रही है तो महाद्वीपीय। दूसरी हो सकती है महासागरीय, यानी महासागरों में टक्कर हो रही है, महासागरीय प्लेट है उनके बीच। तीसरी हो सकती है कि एक तो हमारी महासागरीय प्लेट है एंड एक महाद्वीपीय है, इनके बीच जब टक्कर हो, 3 तरह की हमारी प्लेट सीमा बनेगी इसमें, अपसरण क्षेत्र वाले में, अपसरण प्लेट सीमा में। और तीसरी जो हमारी है वह रूपांतर या संरक्षी सीमा है। इसमें क्या होता है कि दोनों प्लेटें एक दूसरे के अगल बगल में खिसकती हैं, किधर भी एक दूसरे के अगल बगल से खिसकेंगी, तो इस क्षेत्र में क्या होता है, भूकंप आते हैं। भूकंप तो उन क्षेत्रों में भी आते हैं लेकिन यहाँ पर ज़्यादा भूकंप आते हैं और यहाँ पर ज्वालामुखी क्रिया नहीं होगी, ना ही कोई प्लेट गलेगी, ना ही लावा बाहर आएगा, भूकंप। अब अगला है हमारा प्लेट को संचालित करने वाले बल, यानी जो प्लेट हैं वो क्यों चल रही हैं। तो जो आर्थर होम्स है उन्होंने क्या बताया था, जो रेडियोधर्मी पदार्थ हैं, रेडियोधर्मी तत्व, उनसे जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वह क्या करती है, सम्वहन धारा उत्पन्न करती है। यानी क्या होता है कि अभी तो ये मैग्मा है, ऊपर उठ के जाएगा, लावा बनेगा, लावा इसके बाद क्या होगा, ये चट्टान बन जाएगी और ये चट्टान कभी ना कभी इसका अभिसरण होगा और ये क्या होगा, फिर से नीचे चली जाएगी और क्या होगा, गल जाएगी। इस वजह से क्या होगा, पूरा साइकिल बन जाएगा, फिर से गली हुई जो मैग्मा बना वह फिर से ऊपर जाएगा, लावा, चट्टान,
फिर से अपसरण होगा इसका, फिर से नीचे चली जाएगी, तो यही पूरा चक्र चलता रहेगा सम्वहन धाराओं की वजह से। और जो आर्थर ओम थे उन्होंने सिर्फ रेडियोधर्मी तत्व बताया था कि उनसे जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है वही इन सम्वहन धाराओं के लिए जिम्मेदार है। लेकिन एक और चीज़ है जो अब जोड़ी जाती है इसमें कारकों में, वह है पृथ्वी की अपशिष्ट ऊष्मा। ये क्या है, जब पृथ्वी बनी थी किससे बनी थी, धूल कण थे। वो क्या हुआ था, आपस में पास पास आए थे, तब हमने देखा था कि ऊष्मा उत्पन्न हुई थी। तो वही ऊष्मा पृथ्वी में फंसी हुई है आज भी। जब पृथ्वी बन रही थी तो क्या हुआ था, धूल कण थे वे पास आ रहे थे, जिस वजह से ऊष्मा उत्पन्न हुई थी। और एक चक्र और देखा था हमने, जब टक्कर हुई थी, जब बिग स्प्लैट हुआ था, चंद्रमा बना था, उस टाइम भी पृथ्वी गर्म हुई थी। तो वही कुछ ऊष्मा है जो कोर में फंसी हुई है आज भी। तो इन दोनों की जो ऊष्मा है वही सम्वहन धाराओं के लिए जिम्मेदार है। यही सम्वहन धारा इन प्लेटों को चलाती हैं। ये भी समझ गए आप। अब देखते हैं भारतीय प्लेट। पहले तो भारतीय प्लेट की सीमा समझते हैं कि कहाँ कहाँ तक इसकी बाउंड्री फैली हुई है। तो ऊपर तो भारतीय प्लेट में देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, हिमालय अपना, ये हो गया हिमालय। और इसके जो पूर्व में यहाँ पर म्यांमार में अराकान योमा पहाड़ियाँ हैं। अराकान योमा सही से लिख देता हूँ, अराकान योमा पहाड़ियाँ हैं। और अगर पश्चिम में देखेंगे तो पाकिस्तान में किरसर पहाड़ियाँ हैं। और जो अराकान योमा पहाड़ियाँ हैं ये यहाँ पर जावा गर्त तक जाती हैं, जावा ट्रेंच वहाँ तक जाती हैं। अब देखते हैं कि जो भारतीय प्लेट है उसका संचलन कैसे हुआ। पहले भारत की ये प्लेट यहाँ पर नहीं थी, पहले ये कुछ इस तरह यहाँ पर दिखाई दे रही है, कुछ ऐसे थी, भूमध्य रेखा है उसकी दूसरी तरफ थी। लेकिन फिर बाद में क्या हुई, ये उत्तर की ओर बढ़ी। देखते हैं कैसे बढ़ी। तो लगभग 22.5 करोड़ वर्ष पहले ये क्या था, एशिया जो महाद्वीप है उससे अलग था, एशिया महाद्वीप से अलग दक्षिण में था। और क्या था, ये एशिया महाद्वीप इधर, और इधर ये भारतीय प्लेट अपनी भारत, और इन दोनों के बीच में था टेथिस सागर। और जब 20 करोड़ साल पहले जब पैंजिया टूटा तब क्या हुआ, ये जो भारत था इसने उत्तर की ओर चलना प्रारंभ किया। और लगभग 4 से 5 करोड़ साल पहले ये एशिया से टकरा गया। और जब टकराया तो क्या हुआ, बीच में क्या था, टेथिस सागर। तो इस टेथिस सागर की वजह से हिमालय का निर्माण हो गया। जो मलबा था इसका अवसाद थे जो टेथिस सागर के, उससे क्या हुआ, हिमालय का निर्माण 4 से 5 करोड़ साल पहले। और जब ये भारत उत्तर की ओर आ रहा था तब इस पे एक चीज और हुई, लगभग 6 करोड़ साल पहले। वह क्या थी, ज्वालामुखी उद्गार। और ये उद्गार कैसा था, दरारी उद्गार वाला था, दरारी प्रकार का, जिस वजह से क्या हुआ, जो हमारा दक्कन पठार है उसका निर्माण हुआ। हमारा दक्कन पठार बना इसी से, जिसे दक्कन ट्रैप बोला जाता है। भारत उत्तर की ओर बढ़ता रहा, साथ साथ ज्वालामुखी उद्गार होता रहा। और ये 4 से 5 करोड़ साल पहले टकरा गया एशिया से जाके। और जो टेथिस सागर था
इसके जो मलबा था इसको सिकोड़ सिकोड़ के इसने बलित पर्वत बना दिया। और हिमालय क्या है? बलित पर्वत। ये सब पढ़ेंगे कि क्या होता है बलित पर्वत। तो इस चैप्टर में इतना ही है। ये भी हो गया चौथा चैप्टर, यानी हमारा यहाँ पर जो फोर्थ चैप्टर था वह कंप्लीट हो गया है। अब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे इसका। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई भी समस्या हो तो कमेंट में बताएं। मिलता हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।